दोस्तों, आज नितिन की सुहाग रात थी। नितिन काफ़ी एक्साइटेड था अपनी सुहाग रात के बारे में सोच करके। रात के 8 बज रहे होते हैं। नितिन अपनी सुहाग के कक्ष में प्रवेश करता है। उसकी पत्नी नम्रता अपने पलंग पर, अपने बेड पर एक सकुचाई सी, लजाई सी, शर्माई सी पत्नी की तरह से घूंघट ओढ़े हुए अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। नितिन उसके नज़दीक जाता है, उसके पास बैठता है, कुछ बातों का सिलसिला शुरू करना चाहता है। वो अपनी पत्नी नम्रता से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। इतनी खूबसूरत पत्नी पा करके मैं धन्य हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन नम्रता अभी भी घूंघट के अंदर अपने चेहरे को छिपा करके बैठी हुई है, उसकी बातों को सुन रही है। थोड़ी देर के बाद नितिन जब नम्रता के घूंघट को उठाता है तो देखता है कि नम्रता के आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। आंसुओं की स्पीड और बढ़ती ही जा रही है। उसकी आंखों से आंसू बह करके उसके गालों पर चू रहे होते हैं और उसे देख करके नितिन घबरा जाता है और नम्रता से कहता है कि नम्रता, क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी पहली रात है। तुम किस बात से डर रही हो? अक्सर हमने सुना है कि सुहागरात के दिन पत्नियां काफ़ी एक्साइटेड होती हैं, काफ़ी ख्वाब होते हैं उनके। वो सालों से एक ख्वाब सजा करके अपने पति से मिलने का इच्छाएं उसके अंदर होती हैं, और तुम रो रही हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, या तुम किसी और से प्यार करती हो, या तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती हो गई है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न एक साथ ही नितिन नम्रता के सामने कर देता है। नम्रता कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन उसके आंसुओं की रफ्तार अभी भी तेज होती जा रही थी। नितिन ये देख करके काफ़ी घबरा जाता है और घबराने के बाद फिर वहाँ से खड़ा होकर के इधर उधर घूमने लग जाता है। उसके चेहरे का भाव देख करके ऐसा लगता है कि वो काफ़ी असमंजस में है, काफ़ी गुस्से में है। फिर दोबारा आकर के नम्रता के पास बैठता है और नम्रता से याचना भरे स्वरों में कहता है कि नम्रता, तुम्हें क्या परेशानी है? कोई भी दिक्कत है तो दिल खोल करके तुम बताओ। अब हम पति पत्नी हो चुके हैं। अगर कोई भी परेशानी तुम्हें होगी, वो उस परेशानी का सलूशन, उस परेशानी को सॉल्व करना हमारा फर्ज बनता है एक पति के नाते। तो कोई भी बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये सोचती हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्योंकि तुम काफ़ी खूबसूरत हो, या तुम्हारे अंदर ये दिलो दिमाग में है कि तुम एक गरीब घर से आई हो, मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ, कोई भी चीज़, किसी भी टाइप की अगर कोई बात तुम्हारे अंदर है तो वो तुम बता दो। उसका निराकरण मैं तुम्हारे सामने कर दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें कहता है, लेकिन नम्रता चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है और रोती ही जाती है। फिर वो गुस्से से तमतमाने लगता है और कहता है कि नम्रता, अगर तुम ऐसे ही आज सुहागरात को बर्बाद करना चाहती हो, ऐसे ही खराब करना चाहती हो, हर व्यक्ति की ये आज की रात एक खुशनुमा रात होती है। ये आज की रात को हर व्यक्ति चाहता है एक यादगार रात बनाना।
और तुम आज की हमारी सुहाग रात को इस तरीके से रो रो करके अगर बर्बाद करना चाहती हो तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर नम्रता से एक बार और पूछता है कि नम्रता, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूं? इस बार नम्रता अपनी घूंघट को ऊपर करती है और कहती है कि ना ही मैं किसी से प्यार करती हूँ और ना ही आप मुझे बुरे लगते हैं। आप तो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपके जैसा पति पा करके तो मैं धन्य हो गई हूँ। लेकिन सच मामले में मैं आपके लायक नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट गई हैं। मैं ऐसी घटनाओं से जूझ करके यहाँ आपके पास पहुँची हूँ। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती हूँ। दोस्तों, नम्रता नितिन से कहती है कि नितिन, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं झूठी हो चुकी हूँ। मेरे साथ कंटिन्यूअस कई सालों से बलात्कार होता आया है। इसलिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। मैं आपको ये बातें पहले ही, शादी से पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाई। आज मैं अपनी सुहागरात मनाने से पहले आपके सामने सारी बातें रख देना चाहती हूँ। उसके बाद आप क्या डिसीजन लेते हैं वो सब मेरे सर माथे पर होगा। आप जैसा भी कहेंगे, आप मुझे रखेंगे तब भी मैं खुश रहूँगी, और अगर आप मुझे भगा देंगे, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। दोस्तों, ऐसी क्या बात थी? किसने शादी से पहले ही नम्रता के साथ रेप किया था? कौन कौन सी घटनाएं नम्रता के साथ घटी थी? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं हूं सुधीर राय और आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल क्राइम और साजिश में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मेरा बस यही निवेदन है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, नम्रता नाम की लड़की, जिसके माता पिता काफ़ी गरीब थे, उसके पिताजी एक मजदूर थे। जो भी मजदूरी से कमाते थे उसको अपने नशे और शराब में खर्च कर देते थे, जिसकी वजह से नम्रता की माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता था और वो काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करती थी। वो उसकी माँ बाहर से कमा करके लाती थी, उसको भी उसका पिता उससे ले करके और शराब पी जाता था, जिसकी वजह से नम्रता के घर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। नम्रता की माँ का एक दूर का रिश्तेदार, एक मुंह बोला भाई था। नम्रता की माँ सोचती है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, अपने साथ साथ में अपने बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है कि मैं अपने भाई के पास, मुंह बोले भाई के पास इस बेटी को छोड़ दूं। वो अपने भाई से बात करती है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी 14 साल की है, तुम्हारे घर के सारा काम भी कर देगी, बस उसे खाने के लिए और उसको एक अच्छा एजुकेशन दे देना। कपड़े वगैरह भी तुम्हारे बच्चे हैं उनका ही पहन लेगी, कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह से उसको पाल पोस करके एक अच्छा इंसान बना दो। उसका भाई स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके बदले में उसके खाने पीने और थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई के एवज में उसके घर को एक फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरानी मिल रही थी। इसलिए वो भी तैयार हो जाता है और फिर नम्रता को उसकी माँ अपने मुंह बोले भाई के पास छोड़ देती है।
नम्रता वहाँ पर उस घर का सारा काम करती है, पूरे दिन काम करती है, खाना पीना से लेकर के घर की साफ सफाई से लेकर के कपड़ा लत्ता सब धोने से लेकर के सारे काम उस 14 साल की लड़की से करवाया जाता है। उसके एवज में उसके 2 टाइम की खाना दे दिया जाता है, वो खाती है। और उसका मामा जो होता है, मुँह बोला मामा, उसके एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, और वो दोनों उससे 1-2 साल बड़े होते हैं। उन्हीं की कापी किताब लेकर के, पुरानी कापी किताब लेकर के, और वो अपना पढ़ाई भी करती रहती है। पढ़ने में नम्रता ठीक होती है और वो जैसे तैसे अपना पढ़ाई लिखाई और उसके घर का काम धंधा वगैरह सब कुछ करती रहती है। समय बीतता जाता है। एक दिन सर्दी का समय होता है और नम्रता किचन में खाना बना करके और अपनी रजाई में सोने के लिए चली जाती है। थोड़े देर के बाद नम्रता को नींद आ जाता है और नम्रता सो जाती है। सोने के बाद उसको थोड़े देर के बाद महसूस होता है कि उसके रजाई में कोई और व्यक्ति घुसा हुआ है। उसकी नींद खुलती है तो उसके बाद वो देखती है कि उसकी रजाई में उसका मामा घुस गया है। वो मामा से कहती है कि मामा ये क्या है। मामा उसको ज़बरदस्ती चुप कराता है। मामा के सामने वो हाथ पैर जोड़ती है, उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि मामा कुछ मत करो मेरे साथ गलत। लेकिन मामा के ऊपर तो हवस का भूत सवार था। उसने तभी दम लिया जब अपनी भतीजी का रेप कर लिया, उस भतीजी की इज्जत को तार तार कर दिया। और उस दिन के बाद से वो मामा जब भी उसको मौका मिलता था तब उसके साथ रेप करता था। ये उसकी हर दिन की कार्रवाई हो चुकी थी। जब उसकी पत्नी कहीं इधर उधर चली जाती थी, वो अपनी भतीजी के साथ बलात्कार करता था। ये सारी चीज़ें नम्रता नितिन को बता रही होती है और नितिन सुन करके आग बबूला हो जाता है, गुस्सा होता रहता है, उसके भौहें तन जाते हैं। वो कहता है अपने दिलो दिमाग में कि ऐसे मामा को तो जान से मार देना चाहिए। वो नम्रता से कहता है कि नम्रता, ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ घटना घट रही थी, ये तुमने किसी को बताया नहीं। नम्रता कहती है कि ये बात मैंने अपनी माँ को बताया। माँ से सब कुछ कहा कि माँ मुझे यहाँ पर मत रखो, मुझे अपने साथ घर ले चलो। सारी कहानी उसने मामा की जो भी थी सब कुछ मैंने माँ को बताया। तो माँ ने मेरे हाथ को झटक दिया और कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम्हें पढ़ लिख करके कुछ बड़ा इंसान बनना है तो तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मैं आज यहाँ से घर लेकर के चली जाऊँगी तो तुम्हें पता है हमारे घर का कंडीशन क्या है। तुम्हारा पिता किसी भी अंधे काने से तुम्हारी शादी करके तुम्हें भगा देगा और तुम्हारी ज़िंदगी मेरे जैसे ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तुम इन लोगों के पास ही रहो और यहीं से तुम्हारी एक कहीं अच्छे ढंग पर शादी हो जाएगी। नम्रता कहती है कि मैं माँ से हाथ जोड़ती रही, माँ मुझे इस दरिंदे से बचा दो, ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अभी मेरी उम्र देख कितनी कम है, लेकिन ये मेरे साथ हर दिन अपना हवस पूरा करता है। लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं सुना। नितिन माँ के ऊपर भी काफ़ी नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, हर बातें नम्रता की ध्यान से सुनता है। उसकी भौहें तन जाती है। नम्रता की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। उसके बाद नितिन नम्रता की आंखों को पोंछता है, उसकी गर्दन को अपने काफ़ी सहलाते हुए और उसे अपने पास बैठाता है। बैठाने के बाद उसे कहता है, नम्रता तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना घटी है।
लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तुम तो एक पाक साफ हो। जिस तरह से एक लड़की शादी से पहले होती है, वैसे ही तुम मेरे लिए हो। तुम्हारे साथ किसी ने अगर ज़बरदस्ती किया है तो ये उसका पाप है। तुम मेरे तरह से अभी भी बिल्कुल साफ हो और मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ। नम्रता की आंखों से और भी तेज आंसू बह जाता है और फिर वो नितिन के गोद में बैठ जाती है। दोनों पूरी रात आपस में बातें करते रहते हैं, देश दुनिया की बातें करते हैं। लेकिन नितिन के अंदर काफ़ी गुस्सा था। नितिन नम्रता को कहता है कि नम्रता, अब उस जालिम मामा को सबक सिखाने की ज़रूरत है। नम्रता रोती है, नितिन के सामने कहती है, उस दरिंदे के पास अब मुझे मत जाने को कहो। मैं अब उससे दूर ही रहना चाहती हूँ। मेरे साथ जो भी घटना घटी, जो भी हुआ, उसको मैंने झेल लिया। अब मैं उसके पास नहीं जाना चाहती हूँ। नितिन कहता है कि नम्रता, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे जैसे बहुत सारी बेटियां हैं जो अपने ही लोगों का हर दिन शिकार होती हैं। उनके लिए एक सबक होना चाहिए और उनको सबक, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तुम्हें एक स्टेप लेना पड़ेगा। मैं पूरी प्लानिंग करके रखा हूँ और उस प्लानिंग के तहत तुम्हारे इस जालिम मामा को पकड़ करके और उसको सबक सिखाना है। सारी प्लानिंग नम्रता को बताता है। नम्रता तैयार हो जाती है। अगले दिन रक्षाबंधन होता है और रक्षाबंधन के दिन ही प्लान किया जाता है जाने का। नम्रता का पति उसको ले करके और उसके मामा के गांव जाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि नम्रता राखी बांधने के लिए आई है। नम्रता भी वहां जा कर के कहती है कि मैं मामा के लड़के यानी उसके भाई को राखी बांधने के लिए आई हूँ। नितिन वहां उसको छोड़ता है, लेकिन उसकी नज़र उसके मामा की तरफ होती है। नम्रता को देख करके उसका मामा काफ़ी खुश हो जाता है। नम्रता को ऊपर से नीचे तक एक दो बार देखता है। उसकी जिस्म को टटोलने की कोशिश करता है साड़ी के ऊपर से ही। उसकी जालिम निगाहों को नितिन पहचान जाता है और वो समझ जाता है कि नम्रता के साथ ये जालिम फिर से गलत करने वाला है। लेकिन ये भी एक नितिन के प्लान का हिस्सा होता है। नम्रता काफ़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी और नितिन से कहती है कि नितिन, देखना, मुझे अकेला नहीं छोड़ देना, समय से आ जाना, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नितिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल समय से पहुंच जाऊंगा और इस जालिम को सबक सिखाऊंगा। नितिन वहां से फिर उसके मामा से मिलता है और कहता है, मामा जी, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। रक्षाबंधन बीत जाएगा तो उसके बाद मैं एक दो दिन के बाद आऊँगा और नम्रता को लेकर के जाऊँगा। उसका मामा एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है कि अरे, नम्रता तो मेरी बेटी है, मेरी बेटी की तरह से है, हमें कोई कष्ट नहीं है, आप जब भी आना हो आइएगा, नहीं तो नम्रता तो हमारी बेटी हमारे पास रहेगी। और उसके बाद नम्रता को फिर एक बार अपनी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखता है। नम्रता उसको देख करके डर जाती है, उसके मनोभाव को देख करके सहम जाती है। फिर उसके बाद नितिन वहाँ से चला जाता है और नम्रता नितिन को जाते हुए दूर, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता है तब तक देखती रहती है। उसे बार बार याचना भरे स्वर में याद दिलाने की कोशिश करती है कि नितिन, देखना, समय से पहुंच जाना, नहीं तो तुम्हारी नम्रता फिर से दागदार हो जाएगी और शायद तुम्हें जिंदा नहीं मिल पाएगी।
इस बार अगर मेरे साथ कोई घटना घटी तो मैं फिर तुम्हें मुंह दिखाने नहीं आऊँगी। नितिन भी पीछे मुड़ मुड़ करके उसको देखता है और उसे ये बताने की कोशिश करता है कि डरना नहीं, मैं समय पर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इधर नम्रता की माँ भी अपने गांव से आ गई होती है अपने भाई यानी नम्रता के मामा को राखी बांधने के लिए। अगले दिन रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। उसका मामा मंदिर से आता है। आने के बाद नम्रता की माँ उसे राखी बांधती है और फिर राखी बांधने के बाद नम्रता की माँ कहती है कि नम्रता चलो तुमको भी पहुंचा दूंगी और मैं भी जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पिताजी अकेले हैं। नम्रता कहती है नहीं माँ, तुम जाओ, मैं 1-2 दिन रहूँगी। जब तक मामी जी अपने गांव से नहीं आ जाती हैं तब तक मामा अकेले रहेंगे। इनको खाना पीना खिलाने के लिए एक आदमी की ज़रूरत तो है ही, इसलिए मैं तब तक रुकूंगी। नम्रता की माँ सोचती है कि ये कैसी लड़की है। पहले तो ये कहती थी कि मामा मेरा गंदा है, मेरे साथ ऐसे किया है, मुझे यहाँ से ले चलो, और आज शादी के बाद फिर यहीं पर रहना चाहती है, जबकि उसको पता है कि उसका मामा इस समय अकेले है। उसके घर में उसकी मामी वगैरह, उसकी बेटियां और उसके कोई नहीं है। वो अपनी बेटी से कहती है, सारी चीज़ें बताती है, फिर भी नम्रता कहती है नहीं माँ कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे रुकना है यहाँ। फिर उसकी माँ चली जाती है। उसका मामा गाड़ी बुलाता है और गाड़ी में अपनी बहन को बैठा करके विदा कर देता है। विदा करने के बाद वो अंदर आता है तो देखता है कि नम्रता किचन में कुछ काम कर रही है। वो आवाज़ लगाता है कि नम्रता क्या कर रही हो? तो नम्रता कहती है कि मैं चाय बना रहा हूँ। नम्रता चाय बनाने के बाद एक कप में डाल करके अपने मामा के पास ले जा करके उसको देता है। जैसे ही मामा को चाय देती है, मामा उस चाय के साथ, उस प्याले के साथ नम्रता के बाजुओं को, हाथों को पकड़ लेता है, उसे सहलाना शुरू करता है। नम्रता वहाँ से अपना हाथ छुड़ा करके कहती है मामा जी अपने आप को कंट्रोल करिए, और वहाँ से कह करके नम्रता अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो अपनी साड़ी चेंज कर रही होती है कि तब तक से उसका मामा पीछे से आ जाता है। पीछे से आने के बाद नम्रता उसको कहती है कि मामा जी अभी आप बाहर हो जाइए, और उसको धक्के मार करके अपने मामा को बाहर कर देती है। बाहर करने के बाद दरवाज़ा बंद कर देती है, और दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने बैग से एक नया मोबाइल फ़ोन जो प्लानिंग के तहत लेकर के गई थी, उस मोबाइल फ़ोन को निकालती है और अपने बेड पर ही शीशे के पीछे साइड में इस तरीके से रखती है कि सिर्फ और सिर्फ उसका कैमरा दिखाई दे रहा था, बाकी मोबाइल छुपा हुआ था। उस मोबाइल को घर के वाईफाई से कनेक्ट कर लेती है, और कनेक्ट करने के बाद फिर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा जैसे ही खोलती है, उसका मामा दरवाजे के अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद नम्रता को पकड़ने की कोशिश करता है। नम्रता कहती है मामा जी छोड़िए मुझे, लेकिन उसका मामा जंगली जानवर बन चुका था। उसने नम्रता की साड़ी को खींच करके उससे अलग करके फेंक दिया, और नम्रता को धक्का मार करके बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटाने के बाद उसको उसके ऊपर सवार होने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसके ऊपर सवार होने की कोशिश करता है, तब तक से रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है, और उसके रूम में उसके मामा की वाइफ यानी मामी और मामा की बेटी और नितिन तीनों एक साथ उस रूम में प्रवेश करते हैं। मामी जैसे ही मामा को देखती है इस हालत में,
नज़दीक आकर के जोर का उसके गालों में चमाटा मारती है और बहुत सारी उल्टी सीधी गालियां देती हैं। गाली देने के बाद बोलती हैं कि तुम दरिंदे अपनी बेटी जैसे भांजी के ऊपर गलत नज़र रखते थे, तुमने इसके साथ रेप करने की कोशिश की और तुम मामा के कहने के लायक नहीं हो, तुम एक दरिंदा हो। वो मामा अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रही थी नम्रता, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और निकालने के बाद वो दिखाती है कि ये देखो कितने लोग ये मोबाइल फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होकर के कितने लोग इसमें देख रहे हैं। इस फीड को कम से कम अभी तक 2500 आदमी देख चुके हैं और हर आदमी तुम्हें गाली दे रहा है। तभी नितिन अंदर आता है और नितिन आने के बाद उसको उसका कॉलर पकड़ता है मामा का और जोर का धक्का मारता है। उसका मामा गिर जाता है। उसकी बेटी वहाँ पर आकर कहती है कि पिताजी आप तो मेरे लिए भगवान थे, आपको मैं बहुत ही इज्जत देती थी, आप मेरे मार्गदर्शक थे, हमें क्या पता था कि आप इतने गंदे पिता हो। काफ़ी सारी बातें होने लगती हैं। वहाँ से फिर नितिन उसके कॉलर को पकड़ता है और नम्रता के पास लेकर आता है और नम्रता से कहता है अपने सारी गुस्सा को शांत करो, इसे जितना मारना चाहती हो मारो। नम्रता काफ़ी गुस्से में होती है और उधर नम्रता की साड़ी नीचे पड़ी हुई थी। नितिन उसको उठाता है और नम्रता के ऊपर रखता है और नम्रता को पहनाने की कोशिश करता है। नम्रता साड़ी पहनने के बाद अपने मामा को लातों घूंसों थप्पड़ों से इतना मारती है जब तक उसके दिल की जितनी गुस्साएं थी वो शांत नहीं होती है, तब तक वो मारती रहती है। फिर नितिन उसको नम्रता को अलग करता है और मामा का कॉलर पकड़ करके और उसको लात घूंसे से मारता हुआ बाहर लेकर के जाता है। बाहर तब तक पुलिस आ चुकी होती है क्योंकि वो जो फीड था वो पुलिस तक भी पहुंच चुका था और तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और पुलिस के पहुंचने के बाद पुलिस ने उस मामा को हथकड़ी लगाया और हथकड़ी लगाने के बाद वहां से जेल लेकर के जाने लगे। दोस्तों, इस तरह से नम्रता ने अपने सूझबूझ से एक दरिंदे मामा को जेल तक पहुंचाया और लाखों करोड़ों लड़कियों को एक सबक सिखाई। ऐसे दरिंदों को एक सबक सिखाने की कोशिश की और लाखों करोड़ों लड़कियों को ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए उसने ये सब काम किया। सब काम हो जाता है। उसके बाद नितिन नम्रता से कहता है नम्रता अब चलें अपने घर। नम्रता कहती है कि जी चलिए। दोनों एक दूसरे के बाहों को पकड़ते हैं और फिर अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से एक मामा जो सालों से अपनी ही भांजी को रेप कर रहा था उसका खात्मा होता है। हमारे समाज में ऐसे ही बहुत सारे मामा, ऐसे बहुत सारे चाचा, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कि अपने ही परिवार की, अपने ही बहू बेटियों के ऊपर गलत नज़र रखते हैं। इन सब से बचने की ज़रूरत है क्योंकि बाहर वालों से तो हम अपने इज्जत को, अपनी बहन बेटियों को बचा सकते हैं, लेकिन ऐसे घर वाले, ऐसे दरिंदे जो हमारे घरों के अंदर ही छुपे हुए हैं, इनसे हम बचा नहीं पाते हैं। तो इनसे बचाने के लिए काफ़ी सूझबूझ की ज़रूरत है। आपको कहानी कैसी लगी
अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।